नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब एमपी समेत कई राज्यों से हो जाएगा बीजेपी का सफाया, क्यों बोले सत्यपाल मलिक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खून से योगी को खतरा, अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने किया वायरल, सरकार पर हमला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अहम बैठक के बाद राहुल का ट्वीट, सच्चे कांग्रेसी एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा आएगा और भारत की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पंजाब एमपी समेत कई राज्यों से हो जाएगा बीजेपी का सफाया, क्यों बोले सत्यपाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करने वाले किसानों को मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फिर से समर्थन मिला है। मलिक ने दो टूक कहा है कि यदि किसानों की मांगे नहीं मांगी गईं तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मलिक ने दावा किया कि उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और किसानों की मांगों को मानने की अपील की है। इंटरव्यू में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मेरा यह असेसमेंट है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सब सफाया हो जाएगा हमारा। मैं जहाँ जहाँ कह सकता था उनसे कह दिया। कृषि मंत्री से कहना तो बेमतलब दुखी करना है, जो करना है वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को करना है। मैं दोनों से कह चुका है कि इसे करिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कृषि को नहीं जानते हैं वे ही कह रहे हैं कि इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती को और खेती वालों को जानते हैं। गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस प्रोफॉर्म थी। गुजरात में उनके काम देखिए, उन्होंने काफी काम किए। एमएसपी का मुद्दा उन्होंने ही चीफ मिनिस्टर रहने हुए उन्होंने ही उठाया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खून से योगी को खतरा, अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने किया वायरल, सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा निदेशालय पर पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव ने मंगलवार को अभ्यर्थियों द्वारा खून से लिखे गए पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा कि ऊपर के युवा हाड़ तोड़ मेहनत कर नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं। उनके माता पिता पसीना बहाकर उनकी पढ़ाई व तैयारी का खर्च उठाते हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि भाजपा सरकार उन्हें इस कदर प्रताड़ित करती है कि नौकरी मांगने के लिए वे खून से खत लिखने को मजबूर हैं। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसी खत को ट्वीट किया था। हालांकि अखिलेश ने खत के साथ कुछ लिखा नहीं था। खत लिखने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 68,500 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। अभ्यर्थियों ने सीएम योगी को खून से लिखे पत्र में लिखा है कि अभ्यर्थी 4 माह से भूख प्यास सहते हुए धरना दे रहे हैं। हमारी भूल को क्षमा करें और 1,37,500 के समस्त रिक्त पदों पर हम योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाएं। पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षकों के पद खाली दावेदार उपलब्ध हैं तो आनाकानी क्यों की जा रही है। फैक्स और ईमेल के माध्यम से भेजे गए इस पत्र में अभ्यर्थियों ने लिखा है, अभी तक हमें सिर्फ लाठियां और साथियों को जेल मिली है। हमारी योग्यता शिक्षक बनने की है, जेल में डालने की नहीं। 68,500 शिक्षक भर्ती की रिक्त 22,000 सीट 69,000 भर्ती में जोड़ा जाए। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। 39 अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को और 45 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। पत्र में भर्ती में न्याय देने अन्यथा इच्छा मृत्यु देने की गुहार लगाई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अहम बैठक के बाद राहुल का ट्वीट, सच्चे कांग्रेसी एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट में सच्चे कांग्रेसियों को एक दूसरे की ताकत बताया है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस में काफी उथल पुथल रही है और नेतृत्व को लेकर G23 के नेताओं ने कई बयान दिए हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इस ट्वीट के मायने समझने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में मंगलवार को निर्णय लिया गया कि देश में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट किया, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। उन्होंने लिखा, सच्चे कांग्रेसी एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत है। ट्वीट के साथ ही उन्होंने #StayUnited का हैशटैग भी दिया। वहीं मंगलवार की बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर से तैयार किए गए नफरत के माहौल के खिलाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए वैचारिक युद्ध छेड़ेगी और भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश करेगी।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज, स्वतंत्र जांच के लिए लगाई गई थी याचिका। जी हां दोस्तों, कथित पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को अपना आदेश सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ये फैसला सुनाएगी। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई थी। बता दें कि इससे पहले पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वो इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन वो जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। हलफनामा देने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप बार बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार अब तक क्या कर रही थी। हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों की ओर नहीं जा रहे। हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में है। समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का उद्देश्य है कि हमें पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि हमें रक्षा सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमारे सामने याचिकाकर्ता हैं जो स्पाईवेयर के गैरकानूनी इस्तेमाल के जरिए अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। हम इस मामले में विस्तृत हलफनामे से केवल सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कैबिनेट सचिव को हलफनामा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब यूपी चुनाव से पहले वापस हो सकता है कृषि कानून, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आशंका व्यक्त की है कि मोदी सरकार आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें नए सिरे से लागू कर सकती है। भाजपा पर केवल कॉरपोरेटों की सेवा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन उद्योगपतियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कृषि कानूनों के कारण पहले से ही साइलो और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। अखिलेश ने एक अनौपचारिक बातचीत में संवाददाताओं से कहा, हो सकता है मैं आज कह रहा हूं आपसे कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाएंगे और फिर चुनाव के बाद नया कानून फिर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव के बाद कृषि कानूनों को नए सिरे से लागू करेगी क्योंकि यह उन कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कृषि कानून लागू होने के बाद आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर पहले ही पैसा खर्च कर दिया है। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार जल्द ही कुशीनगर में हाल ही में उद्घाटन किए गए हवाई अड्डे को बेच सकती है और कहा कि वो मुख्य रूप से रोजगार में आरक्षण जैसे लाभों से वंचित करने के लिए सब कुछ बेच रही है जो एक निजी संस्था द्वारा परियोजना के अधिग्रहण के बाद लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डा परियोजना की परिकल्पना उनकी सरकार ने की थी और इसके निर्माण के लिए बजट में 260 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी खुद को केंद्रीय जांच एजेंसियों का आका मानती है। जी हां दोस्तों, मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस को लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी अपने आप को केंद्रीय जांच एजेंसियों का आका मानती है। क्रूज जहाज पर नशीले पदार्थ के पकड़े जाने के मामले पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां की आका वही है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में आका बदलते रहते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि नशीले पदार्थ मामले में 25 करोड़ रुपए मांगे जाने का आरोप एक बड़ी समस्या का केवल छोटा सा हिस्सा है। इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आरोपी है। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया है कि आका और उनके सियासी हुक्म सुनने वालों को परिणामों की चिंता करनी चाहिए। सवाल अभिनेता शाहरुख खान या उनके बेटे का नहीं है, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के चरित्र और ईमानदारी का है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि इसकी जांच कौन करेगा कि मामले में एनसीबी का एक गवाह किरण गोसावी कहां छिपा है। पुणे में धोखाधड़ी के मामले का सामना कर रहा गोसावी तब से लापता है जब से मुंबई तट पर इस महीने एक क्रूज जहाज पर एनसीबी के छापा मारने के बाद आर्यन खान के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोमवार को गोसावी ने उसके सहायक और मामले में एक और गवाह प्रभाकर सेल द्वारा वसूल की दावों से इनकार कर दिया और कहा कि वो जल्द ही लखनऊ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगा। एनसीबी ने आर्यन खान को छोड़ने के बदले में एजेंसी के मुंबई मंडल के निदेशक समीर वानखेड़े समेत कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपए की वसूली मांगने के सेल के दावों की जांच के आदेश दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा विधानसभा चुनाव, 30 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, मछुआरों से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कमर कस ली है।
इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 अक्टूबर से गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मछुआरों और खनन पर लगाए गए प्रतिबंध से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि साल 2018 में भारत के शीर्ष न्यायालय ने गोवा के 88 खनन पट्टों के नवीनीकरण को रद्द करने के बाद लौह अयस्क खनन पर रोक लगा दी थी। बता दें कि खनन उद्योग राज्य की बड़ी आबादी के लिए आजीविका का साधन है। वहीं गोवा की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम जनता के सामने सरकार स्वयं पूर्ण गोवा योजना, कोरोना को लेकर प्रबंधन और राज्य की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को रखेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा विधानसभा के चुनाव काफी मायने रखते हैं, क्योंकि पार्टी पहले ही कई राज्यों में अपनी सत्ता गंवा चुकी है और यहाँ भी पिछले चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें पाने के बावजूद वो सरकार बनाने से चूक गई और भाजपा ने छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। बता दें कि 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 17 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा 13 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर भाजपा ने सरकार बनाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच हरीश रावत बोले, बीजेपी के कई नेता होना चाहते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस में जगह है कि नहीं, इस पर हम उचित समय पर विचार करेंगे। कहा कि दरवाजा समय पर खोलना पड़ता है, अगर हमें लगता है कि किसी को लाने से चुनाव में फायदा है तो उस पर विचार करेंगे। आज भाजपा के अंदर एक भगदड़ की स्थिति है। भाजपा के ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी खुद तय करेगी कि किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। आने वाले की इच्छा के हिसाब से पार्टी में जगह नहीं मिलती है। कुछ समय पहले यह चर्चा जोर शोर से उठी थी कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उस समय राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तब यह भी कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर पार्टी में निर्णायक पद को पाना चाहते हैं। हालांकि उस समय इस पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। इस बीच पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह के चलते सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कई दिनों तक पंजाब में हंगामे के चलते जब हालात कुछ सुधरे तब पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने हाईकमान से इस पद की जिम्मेदारी किसी और को देने का कहा और खुद को मुक्त करने का आग्रह किया। फिलहाल वे उत्तराखंड में होने जा रहे चुनाव के लिए पार्टी का काम संभाल रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी के भीतर अनुशासन एवं एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि पार्टी में राज्य स्तर के नेताओं के बीच नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता एवं समन्वय का अभाव दिखता है। पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगर लड़ाई जीतनी है तो जनता के समक्ष भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुष्प्रचार एवं झूठ को बेनकाब करना होगा। सोनिया ने दिया पार्टी नेताओं को एकजुट होने का मंत्र, मोदी सरकार के झूठ को करना होगा बेनकाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदर्शन से लेकर जमीनी स्तर तक कांग्रेस के संदेश पर बात की। इसी के साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने पार्टी मीटिंग में कहा कि हमें लोगों के सामने बीजेपी के झूठों का पर्दाफाश करना होगा। सोनिया गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक में अनुशासन और एकता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने की भावना निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई कार्यकर्ताओं को मिथ्या प्रचार की पहचान करने और उससे मुकाबले के लिए तैयार करने के साथ शुरू होती है। अपनी बैठक में बीजेपी पर हमला करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, हमें वैचारिक रूप से अभियान से लड़ना चाहिए। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करना होगा और हमें लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ज्यादतियों के शिकार लोगों के लिए लड़ाई और तेज करनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हजारों की भीड़ में केवल 23 चश्मदीद गवाह ही मिले। लखीमपुर पर योगी सरकार को फटकार, SC ने दिया यह निर्देश। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि घटनास्थल पर हजारों की भीड़ थी, फिर भी अब तक 23 ही चश्मदीद गवाह क्यों मिले हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में CJI NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। अब इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि वहां पर बड़े पैमाने पर किसानों की रैली चल रही थी, सैकड़ों किसान मौजूद थे, तो क्या केवल 23 चश्मदीद मिले? इसके बाद साल्वे ने बताया कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल पर 4,000-5,000 लोगों की भीड़ थी, जो सभी स्थानीय लोग हैं और यहां तक कि घटना के बाद भी अधिकांश आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट को यही बताया गया है, फिर इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तक जितने गवाहों के बयान दर्ज हैं, उनके बयान यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करने और जिला न्यायाधीश से न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सेवाएं लेने को कहा। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर उसकी चिंताओं से फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को अवगत कराने और इसमें तेजी लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी गवाहों के बयान दर्ज करने में हो रही देरी को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। यूपी सरकार की ओर से गवाहों के बयान जारी करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद कोर्ट ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आज यानी 26 अक्टूबर को करने का फैसला लिया था। बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 2 वकीलों की ओर से इस मामले में याचिका दायर कर हाई लेवल इंक्वायरी की मांग किए जाने पर अदालत ने सुनवाई शुरू की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस नेता की डील, अंबानी की फाइल और अब गोवा गवर्नर सत्यपाल मलिक के बीजेपी पर बयान बम। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो एक के बाद एक बयान देकर सियासत में खलबली मचा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। मोदी सरकार के स्टैंड से उलझ सत्यपाल मलिक ने पहले 3 केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी का भी समर्थन किया, तो अब जम्मू कश्मीर में डील और गोवा में भ्रष्टाचार तक के मुद्दों को लेकर वो मुखर हैं। बीजेपी से लेकर आरएसएस के नेता को भी वो अपने निशाने पर ले रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने पिछले काफी दिनों से बीजेपी सरकार के विपरीत रुख अख्तियार कर रखा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंडिया टुडे पर एक इंटरव्यू में गोवा के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मलिक ने कहा कि गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई और मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। मलिक ने ये भी कहा कि गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुझे हटा दिया गया। मैं लोहियावादी हूँ, मैंने चरण सिंह के साथ वक्त बिताया है, मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्यपाल मलिक ने कहा, गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यवहारिक थी। ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था जिसने सरकार को पैसे दिए थे। मुझसे कांग्रेस समेत कई लोगों ने जांच करने को कहा था। मामले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार मौजूदा राज्य भवन को ढहाकर नया भवन बनाना चाहती थी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये तब प्रस्तावित किया गया था जब सरकार वित्तीय दबाव में थी। उन्होंने कहा कि आज देश में लोग सच बोलने से डरते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर बोले बीकेयू के राकेश टिकैत, अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान पीछे नहीं हटेगा। कहा अब सर्दियों की तैयारी शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। बता दें कि केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने मांग कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। बता दें कि दिल्ली की सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 11 महीने से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, कोई समाधान नहीं निकालेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। सड़कों पर बैठे किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। बिना मौसम बरसात से किसान पर बुरा असर पड़ रहा है। आंदोलन खत्म करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, सरकार के बातचीत करने का हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार बात करे, हम भी अपने घर जाएं। अगर सरकार बात नहीं करेगी, आंदोलन का समाधान नहीं निकालेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सर्दियों में आंदोलन को लेकर अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कृषि बिल वापस नहीं हुआ तो हम पूरे देश में जाएंगे और आंदोलन करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रास्ते से टेंट हटाते हुए देखा गया था। इसको लेकर जब एक निजी न्यूज चैनल पर राकेश टिकैत से टेंट हटाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि दीपावली आ रही है, उसके पर्दे बदलने हैं। वहीं रास्ता रोकने को लेकर उन्होंने कहा था कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, हमने रास्ता नहीं रोका है। उन्होंने कहा था कि बैरिकेडिंग दिखाने के लिए हमने टेंट हटाए हैं।
हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने सड़क जाम नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पलायन के मुद्दे पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, जाने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के लोग रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अलीराजपुर जिले में रोजगार मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता जोबट विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, रोजगार के अवसरों की कमी के कारण जिले के लोग दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा ही नहीं बनाया है जिससे रोजगार पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि निवेश तब आता है जब विश्वास का माहौल विकसित होता है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में किसान आत्महत्या, महिलाओं पर अत्याचार और बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने बढ़ती ईंधन की कीमतों पर भी लोगों के सामने बात रखी।